गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 8 के लिए है और आज हमारा चैप्टर है ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। देखो प्रीवियस चैप्टर जो है वो हमने रिसोर्सेज पढ़ा था और ये इसी से रिसोर्सेज से ही रिलेटेड चैप्टर है। उसमें हमने रिसोर्सेज को क्लासिफिकेशन करा था और इस चैप्टर के अंदर उन्हीं रिसोर्सेज को जो हमने क्लासिफिकेशन करा था उनको हम अलग अलग पढ़ेंगे, है ना। लैंड रिसोर्सेज, सॉइल रिसोर्सेज, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, ये सब कुछ हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले जैसे हम लेने वाले हैं लैंड, ठीक है, लैंड रिसोर्सेज। देखिएगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज ऑन द अर्थ इज लैंड। सबसे महत्वपूर्ण जो रिसोर्सेज है वो है लैंड रिसोर्सेज। इट इज कवरिंग नियरली 30% ऑफ द अर्थ सरफेस, आउट ऑफ विच ओनली स्मॉल एरिया इज इनहैबिटेड। देखो ये लगभग पृथ्वी जितना जो जमीन का जो पृथ्वी का जितना भी पार्ट है उसमें से 30% पार्ट पर क्या है, लैंड है। सिर्फ 30% पार्ट पर ही लैंड है, ठीक है। और नियरली 1/3 एरिया इज इनहैबिटेड ऑन द रेस्ट ऑफ रीजन इज नॉट हैबिटेड। और इसमें से भी 1/3 पार्ट जो है वो इनहैबिटेड है और रेस्ट पार्ट जो है वो हैबिटेड है ना। मतलब 1/3 पार्ट पे ही लोग निवास करते हैं, अदर जो पार्ट जो बचा हुआ पार्ट है वहाँ पर लोग नहीं रहते। जैसे कि हम देखते हैं कि सहारा जो डेजर्ट है वहाँ पर कोई भी लोग नहीं रहते, तो वो ज़मीन जो है वो ऐसे ही है, अनयूज हो गई है, वो फालतू हो गई है, ठीक है। तो कुछ पार्ट पर ही जो है लोग निवास करते हैं। फिर देयर इज एन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑन हैबिटेड लैंड एरिया ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर। और कुछ पार्ट्स पर ही अधिक लोग निवास करते हैं और कुछ पार्ट पर जो है वो कम लोग निवास करते हैं ना। कहीं पर हम देखेंगे कि जैसे कि डेजर्ट है वहाँ पर लोग कम निवास करते हैं और जो मैदानी एरिया वगैरह है वहाँ पर लोग ज़्यादा निवास करते हैं। तो इसके कुछ फैक्टर हैं, है ना, क्यों लोग जो है ज़्यादा और कम अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट है। तो देखिएगा पॉपुलेशन क्यों डिस्ट्रीब्यूट है अनइवनली। तो फर्स्ट पॉइंट है वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। सबसे फर्स्ट पॉइंट लिया है क्लाइमेट का। किसी जगह का क्लाइमेट जो है पॉपुलेशन को प्रभावित करता है वहाँ रहने पर। जैसे कि हम देखेंगे कि जो हमारा अर्थ जो है, ठीक है, और अर्थ में ये हमारा इक्वेटर है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ये जो एरिया जो है यहाँ पर जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, तो यहाँ की जो जनसंख्या जो पॉपुलेशन होती है वो बहुत कम होगी, है ना। जबकि यहाँ का ये जो एरिया जो है ये टेम्परेट जोन होता है। इन टेम्परेट जोन का जो एरिया जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग निवास करते हैं। क्यों निवास करते हैं? क्योंकि यहाँ क्लाइमेट वगैरह सूटेबल होता है रहने के लिए, ठीक है। तो किसी भी जगह का क्लाइमेट जो है वो पॉपुलेशन को प्रभावित करता है। सेकेंड फैक्टर है अनइवन टोपोग्राफी। अनइवन टोपोग्राफी मतलब इस्लाकार्तिया, है ना। किस तरह से जैसे भूमि कहीं पे ऊपर है, नीचे है, पहाड़ है, पर्वत है, मैदान है, तो ये सारी चीज़ें भी किसी जगह को प्रभावित करती हैं। फिर है इसलिए लोग जो है कहीं पर ज़्यादा और कहीं पर कम निवास करते हैं। फिर दूसरा है स्टीप स्लॉप्स ऑफ माउंटेन। जैसे पहाड़ जो है खड़े पहाड़ है, उनकी खड़ी ढलाव और चोटियाँ है ना, तो वहाँ पर चढ़ने में आने जाने में दिक्कत होती है, तो वहाँ पर भी लोग कम निवास करते हैं। फिर है लो लेइंग एरियाज विच आर फ्लडेड विथ वाटर एंड हैव वाटर लॉगिंग। ऐसे एरिया जहाँ पर पानी वगैरह भर जाता है तो वहाँ पर भी लोग नहीं रहते हैं। फिर सैंडी एंड डेजर्ट एरिया से जहाँ मरुस्थलीय और जो मिट्टी वाले जो एरिया जो रेतीले एरिया जो होते हैं वहाँ पर भी लोग नहीं रहते हैं। फिर फर्टाइल एंड थिकी फॉरेस्टेड एरिया, या तो फिर बहुत ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन होती है और बहुत घने जंगल होते, थिक जंगल होते, तो थिक जंगल में तो लोग रहेंगे नहीं, है ना। फिर द प्लेन एंड रिवर वैली, कहाँ पर लोग रहना पसंद करते हैं? फिर द प्लेन एंड रिवर वैलीज आर जनरली सूटेबल फॉर कल्टिवेशन एंड क्रॉप्स एंड देयरफॉर दे आर द मोर डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। जहाँ लोग कहाँ पर ज़्यादा रहना पसंद करेंगे? जहाँ पर लोगों को ज़्यादा रोजगार मिले, है ना। तो जहाँ प्लेन होता है, मैदान होता है, और इसके अलावा नदियों के आसपास की जो ज़मीन जो होती है, घाटियाँ जो होती है, वो कल्टीवेशन के लिए और क्रॉप्स के लिए, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही उपयोगी होती है, तो लोग सबसे ज़्यादा यहीं पर निवास करते हैं, ठीक है। फिर अगर दूसरी तरीके से हम देखा जाए तो ऑन द अदर हैंड द थिक फॉरेस्ट, डेजर्ट, हाई माउंटेन एंड प्लेस हैविंग अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन आर सेपरेटली पॉपुलेटेड। और इसके अलावा जैसे डेजर्ट है, फॉरेस्ट है, माउंटेन है ना, ऐसी जगह पर लोग कम रहना पसंद करते हैं। दूसरा है फिर लैंड यूज़। लैंड यूज़ क्या क्या हो सकता है? हम ज़मीन का यूज़ हम किस तरह से कर सकते हैं? तो हम जो ज़मीन जो होती है, लैंड जो रिसोर्सेज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है, तो इसका यूज़ हम बहुत ही अलग अलग तरीक़ों से कर सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चर के लिए करते हैं, है ना, कंस्ट्रक्टिव फैक्ट्रीज़ के लिए, हाउस मेकिंग, मोस्टली काम हमारा कहाँ हो रहा है? ज़मीन के ऊपर ही होता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है, ठीक है। हम घर कहाँ पे बना रहे हैं? लैंड पे बना रहे हैं। रोड्स, सड़कें कहाँ बन रही है? माइनिंग कहाँ हो रही है? रेलवे ट्रैक, एयरपोर्ट, मतलब हर चीज़ जो है हम कहाँ पर बना रहे हैं?
लैंड पे बना रहे, तो उसे कहा जाता है लैंड यूज वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, फिर है देर आर वेरियस फैक्टर दे डिटरमाइन द यूज ऑफ लैंड। अब जो लैंड यूज के लिए भी दो फैक्टर हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं, जैसे कि पहला है क्लाइमेट, सॉइल, ये जो इसे हम कह सकते हैं फिजिकल फैक्टर। ठीक है, लैंड यूज में फर्स्ट जो हम पार्ट को हम बांट रहे हैं वो हो सकता है फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर जो इसको डिटरमाइन कर रहा है लैंड यूज के लिए वो है क्लाइमेट, सॉइल। फिजिकल फैक्टर के अंदर ही आ जाता है ये, किसी जगह की क्लाइमेट है, सॉइल टाइप है, ट्रोपोग्राफी, अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल वाटर, ये सब कुछ किस में आ रहा है, फिजिकल के अंदर। ठीक है, अब जैसे कि किसी जगह क्लाइमेट अच्छा है तो लोग वहाँ ज़्यादा रहेंगे, मिट्टी अगर उपजाऊ है तो लोग ज़्यादा रहेंगे, है ना, इस तरह से। दूसरा है ह्यूमन फैक्टर। ह्यूमन फैक्टर को हम कैसे कर सकते हैं डिस्क्राइब, देखो ह्यूमन फैक्टर कैसे हो सकता है, जैसे कि किसी जगह पर मिनरल्स बहुत ज़्यादा है लेकिन वहाँ के लोगों को पता नहीं है कि उनको किस तरह से, टेक्नोलॉजी नहीं है लोगों के पास में कि उसको किस तरह से इसका यूज़ किया जाए, तो वो माइनिंग अगर वहाँ पर नहीं कर रहे हैं और वहाँ पर वो खेती कर रहे हैं तो उस लैंड का यूज़ अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो जो ह्यूमन फैक्टर है, टेक्नोलॉजी जो है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, अगर उन माइनिंग का पता होता है कि उन टेक्नोलॉजी के बारे में पता है कि किस तरह से खनन किया जाता है, तो वो बहुत अच्छी तरह से वहाँ का डेवलपमेंट हो सकता है, उस लैंड का यूज़ हो सकता है। तो ये दो फैक्टर हमने पढ़े, फिजिकल फैक्टर और ह्यूमन फैक्टर। इसके बाद हमने ऑन द बेसिस, अब हम बांट रहे हैं इसको ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप ऑफ लैंड। अब हम लैंड को डिवाइड करेंगे, किसके आधार पर, ऑनरशिप के आधार पर। ऑनरशिप के आधार पर हमने इसको दो भागों में डिवाइड करा है, प्राइवेट लैंड एंड दूसरा है कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड वो होता है जिसके अंतर्गत किसी की निजी संपत्ति होती है, जैसे कि कोई खेत है ना, जैसे आप गांव में खेत होते हैं, है ना, वो खेत किसके, अपने खुद के होते हैं, तो वो अपनी क्या है, निजी संपत्ति है, निजी प्रॉपर्टी है। ठीक है, वो प्राइवेट है हमारी। लेकिन कम्युनिटी क्या होगा, जैसे अपने आसपास की जो जगह है, पब्लिक प्लेसेस जो है, जैसे कि स्कूल्स है ना, रेलवे स्टेशन है, बस स्टॉप है, तो ये क्या होते हैं, कम्युनिटी लैंड कहलाएंगे। ऐसी जगह जिस पर सभी का अधिकार, किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होता है, उसे कहा जाता है कम्युनिटी लैंड या सामुदायिक। ठीक है, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल वगैरह। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिए हैं। देन नेक्स्ट है चेंजेस इन लैंड यूज़। देखो ये मैं आपको ऐसे ही समझा देती हूँ, चेंजेस इन लैंड यूज़। जैसे कि पहले एक मनुष्य जो पहले रहते थे, अर्ली मैन जिसे हम कह सकते हैं, वो क्या करते थे, पहले जंगलों में ही रहते थे, जो फल फूल वगैरह जो होता था उसे खा के अपना गुजारा निकाल देते थे। पहले वो स्टोरेज नहीं करते, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने थोड़ा डेवलपमेंट करा, उन्होंने क्या करा, जंगलों की कटाई करना शुरू करा और वहाँ पर अपने खेत बनाने शुरू करे, फिर वहाँ पर खेती करने लगे, फिर वहाँ पर रहना स्टार्ट करा। ठीक है, फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ी, फिर उन्होंने अपने लिए जैसे मशीनरी का यूज़ करने लगे, तो ये चेंजेस, फिर वो ज़मीन का यूज़ माइनिंग के लिए भी करने लगे, है ना, घर बनाने लगे, सड़कें बनाने लगे, तो जैसे समय के अनुसार जो है लैंड के यूज़ में बदलाव आने लगे। ठीक है, अगला है फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस इन लैंड यूज़। अब कुछ फैक्टर्स जैसे क्या है, क्या चेंजेस बने वहाँ पर, एग्रीकल्चर एरियाज, जैसे कि खेती जो है, खेती का विकास हुआ ना, बिल्डिंग, रेजिडेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बने, रोड और डैम बने, है ना, कमर्शियल एरिया जैसे मार्केट, स्कूल, हॉस्पिटल्स का निर्माण हुआ, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज की वजह से लैंड यूज जो है वो बदला। फिर है रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, जैसे कि पार्क बने, कम्युनिटी सेंटर बने, स्विमिंग पूल, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स एक्सेट्रा। तो इस तरह से ज़मीन का, लैंड का यूज़ होने लगा। लेकिन इसकी वजह से अब इतना ज़्यादा जो है हम लैंड का यूज़ करने लगे हैं, है ना, और ज़्यादा पॉपुलेशन एक ही जगह पर रहने की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स भी हुई। बहुत ज़्यादा हमने इसका यूज़ भी करा लैंड का डेवलपमेंट के लिए हमने अपने, और हमने इसका बहुत ज़्यादा अंधाधुंध तरीके से हमने इसका यूज़ करा, तो इसके कुछ बैड इफेक्ट भी हुए। अब बैड इफेक्ट क्या हुए वो देखो, लैंडस्लाइडिंग। लैंडस्लाइडिंग क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, लैंडस्लाइड आर द geographical phenomena and where large masses of rocks, debris, topsoil of the earth move slide down as slope। इसमें क्या होता है, बहुत बड़े जैसे पहाड़ों के ऊपर से बहुत ज़्यादा, ऐसे ढलाव वाले एरिया में बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह जो होती है, चट्टानों के टुकड़े वगैरह खिसक कर नीचे की तरफ गिर जाते हैं, जिससे बहुत ही जन धन की हानि होती है, उसे कहा जाता है लैंडस्लाइडिंग। ठीक है, बस आज का हमारा यही चैप्टर है। आज का आपका होमवर्क है, आपको 2 क्वेश्चन दे रही हूँ मैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लिस्ट द फैक्टर डिटरमाइनिंग द यूज ऑफ लैंड इन एन एरिया। ये आपको करना है, तो डिटरमाइनिंग द यूज लैंड ऑफ एरिया यहाँ से आपको करना है, यहाँ से आपको टिक करना है। फर्स्ट
ये आपका फर्स्ट का आंसर है।